Hello everyone, welcome back to the Learners Study YouTube चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं जो हूँ वो अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें अभी तक मैंने आप लोगों को करवाया है कि किस तरीके से अंग्रेज़ जो हैं वो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ये मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मैंने लास्ट वाली वीडियो में लॉर्ड डलहौजी के बारे में करवाया था और उसने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो वहाँ पर जो है वो मैंने पूरा ब्रिटिश विस्तार कंप्लीट करवा दिया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अंग्रेज़ों की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत में कौन कौन सी आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी, उनके बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर लास्ट वाले वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के बारे में, तो आर्थिक नीतियों को हम लोग जो है वो 3 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उन्होंने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक नीतियाँ अपनाई। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे उद्योगों के बारे में। तो उद्योगों के बारे में यानी कि अंग्रेजों ने जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग हैं, उनमें कौन कौन सी तरीके की नीतियां अपनाई, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे परिवहन के बारे में, यानी कि जो भी हमारे देश में परिवहन के जो साधन हैं उनका अंग्रेजों ने किस किस तरीके से विकास किया। तो ये 3 तरीके से हम लोग जो है वो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग कृषि के बारे में बात करें कि हम लोग कृषि में क्या क्या देखेंगे, तो कृषि में हम लोग देखेंगे भू राजस्व की नीतियाँ, यानी कि जो टैक्स वसूली का जो सिस्टम था वो अंग्रेजों ने कौन कौन सा लागू किया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और दूसरा हम लोग देखेंगे वाणिज्यीकरण, यानी कि कृषि का उन्होंने वाणिज्यीकरण कर दिया था अंग्रेज़ों ने। एक तरीके से हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसको उन्होंने एक व्यवसाय के तरीके से बना दिया था, तो इसे वाणिज्यीकरण कहा जाता है। तो वो किस तरीके की उनकी नीति थी, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उद्योगों के बारे में देखेंगे कि जितने भी भारतीय उद्योग पहले से हुआ करते थे, अंग्रेज़ों ने उनका पतन किस तरीके से किया और फिर नए आधुनिक उद्योगों का उदय कैसे भारत में देखने को मिलता है और वो कौन कौन से उद्योग थे, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और परिवहन में हम लोग जो है वो रेलवे के बारे में बात करेंगे। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, इनके आधार पर हम लोग जो है वो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों को देखने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ कृषि के बारे में करवाऊँगी। कृषि में भी मैं आप लोगों को भू राजस्व व्यवस्था के बारे में करवाऊँगी कि अंग्रेज़ों ने भू राजस्व के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। तो आज हम लोग कृषि की भू राजस्व नीतियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अंग्रेज जो हैं उन्होंने भारत में भू राजस्व की 3 तरीके की नीतियाँ अपनाई थी। पहली जो है उसे स्थायी बंदोबस्त या फिर इसे ही जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो पहली नीति उनकी ये थी। दूसरी नीति उनकी थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरी नीति जो थी उसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। तो ये तीनों नीतियाँ कौन कौन सी थी, इनके क्या क्या फीचर्स थे और इन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में अपना काम किया, हम लोग उनके बारे में आगे के वीडियोस में डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि भू राजस्व की ये 3 तरीके की नीतियाँ हमें दिखाई देती हैं जो अंग्रेज़ों ने भारत में लागू की थी। अब इन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों नीतियों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्थायी बंदोबस्त या फिर ज़मींदारी बंदोबस्त के बारे में, तो इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू की गई थी। और ये कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी, तो इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में लागू किया गया था। और ये जो है वो भूमि के 19% भाग
भाग पर लगाया जाता था। यानी कि जमींदारों के पास जितनी भी भूमि है उसकी 90% भाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती थी। तो यहाँ से आप लोग जो है वो इसके बारे में याद रख सकते हैं। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में लागू किया गया था और ये भूमि के 19% भाग पर लागू की जाती थी। अब अगर हम लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बात करें तो इसे 1820 में मद्रास में थॉमस मुनरो और बॉम्बे में एलिफिंस्टन के निर्देशन में शुरू किया गया था। यानी कि इसे 1820 में लागू किया गया था, लेकिन इसे दो लोगों के द्वारा लागू किया गया था, मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा और बॉम्बे में एलिफिंस्टन के निर्देशन में। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये कौन कौन से एरिया में लागू हुई थी। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो मुख्यतः मद्रास और बॉम्बे, इसके अलावा असम के भी कुछ भागों में हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ये असम है। तो ये कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मद्रास, बॉम्बे और असम में लागू की गई थी। तो यहाँ से आप लोग जो है वो इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी और इसे मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में लागू किया गया था। यानी कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है जिसमें यूपी, एमपी, पंजाब ये वाला जो एरिया आता है वहाँ पर हमें महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू होती हुई दिखाई देती है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आप तीनों को याद रखिएगा कि तीनों व्यवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन से एरिया में लागू की गई थी। तो मैंने तीनों के बारे में बता दिया है और तीनों व्यवस्था किस किसने लागू की थी मैंने वो भी बता दिया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भले दो लोगों के नाम दिए हैं, लेकिन आप लोग इसे याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और महलवाड़ी बंदोबस्त लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा और एरिया भी याद रखिएगा। अब हम लोग आगे इनके फीचर्स देख लेते हैं। तो यानी कि इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या थी, अब हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये जो व्यवस्था थी इसके अंतर्गत जमींदारों को समस्त भूमि का मालिक बना दिया गया था, इसीलिए इसे जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। और भूमि पर जो उनका अधिकार होता था उसको वंशानुगत और हस्तांतरणीय भी बनाया गया था। यानी कि जमींदार जो हैं, यानी कि जो भूमि हुआ करती थी वो अलग अलग जमींदार उन निर्धारित कर दिए जाते थे और जमींदारों को उस भूमि का मालिक बना दिया जाता था और फिर उनके इस अधिकार को वंशानुगत भी बना दिया जाता था। यानी कि जमींदारों के फिर जो उनके जो बेटे होंगे, फिर उनके जो बेटे होंगे, इस तरीके से वो उन्हीं जमींदारों के पूरे परिवार के उनके जो वंशज होंगे उनके आगे वो चलती रहेगी। तो ये जो व्यवस्था थी ज़मींदारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त, इसमें हमें दिखाई देता है कि समस्त भूमि का मालिक ज़मींदारों को बना दिया जाता था। जबकि अगर हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें तो इसमें ज़मींदारों के विपरीत रैयतों को भूमि का मालिक बनाया जाता था। अब रैयत कौन होते थे? तो रैयत जो होते थे वो बड़े किसान होते थे, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि हुआ करती थी उन्हें रैयत कहा जाता था। तो इसमें बड़े जो किसान हुआ करते थे उनको समस्त भूमि का मालिक बनाया जाता था और उनके भी इस अधिकार को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बनाया जाता था। इसके बाद फिर हम लोग अगर महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बात करें तो इसमें भी रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही सभी किसानों को भूमि का मालिक बनाया जाता था। यानी कि रैयतवाड़ी में क्या होता था, सिर्फ रैयतों को, यानी कि जो बड़े बड़े किसान हुआ करते थे उनको ही भूमि का मालिक बनाया जाता था। जबकि जो महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसमें सभी किसानों को, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सबको अपनी अपनी भूमि का मालिक बना दिया जाता था। तो ये हमें तीनों व्यवस्थाओं में अंतर देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे और भी इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे इसी तरीके से कंपैरिजन करके। तो अब हम लोग स्थायी बंदोबस्त की दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें जमींदारों को भले ही भूमि का मालिक बना दिया जाता था और उनके इस अधिकार को वंशानुगत भी बना दिया जाता था, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होती थी। जैसे
निर्धारित तिथि पर नियत राजस्व सूर्यास्त से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होता था, अन्यथा जमींदारी अधिकार छीन लिए जाते थे। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि जो भी उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर दी है कि इस डेट को सूर्यास्त से पूर्व यानी कि शाम होने से पहले जितना भी राजस्व निर्धारित किया गया है उसको जमा कराना अनिवार्य होता था। अगर कोई भी जमींदार इस टाइम तक जमा नहीं करवा पाते थे तो उनके जो जमींदारी अधिकार होते थे वो छीन लिए जाते थे और फिर दूसरे जमींदारों को दे दिए जाते थे। तो इसमें हमें इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है। और अगर हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ भी भले रैयतों को मालिकाना हक मिल गया था, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें जुड़ी होती थीं। जैसे समय पर भू राजस्व जमा नहीं करने पर भू राजस्व छीन लिया जाता था। यानी कि अगर तुमने टाइम पर भू राजस्व जमा नहीं करवाया है, तुमने टाइम पर टैक्स जमा नहीं करवाया है, तो तुमसे ज़बरदस्ती भू राजस्व पूरा छीन लिया जाएगा। तो इसमें भी हमें ये व्यवस्था देखने को मिलती थी। जबकि अगर हम लोग मेहर वाली बंदोबस्त के बारे में बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि भू राजस्व वसूली जो है वो ग्राम प्रमुखों या फिर जमींदारों से समझौते किए जाते थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें ये वाली जो व्यवस्था है इसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था कि तुम्हारे जमींदारी अधिकार छीन लिए जाएंगे या फिर तुमसे भू राजस्व छीन लिया जाएगा। इसमें जो है वो समझौते पर हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि महत्व दिया गया है। यानी कि भू राजस्व वसूल करने के लिए जो भी गाँव के प्रमुख हुआ करते थे या फिर जो जमींदार हुआ करते थे उनसे समझौते कर लिए जाते थे। तो इस तरीके की हमें महलवाड़ी बंदोबस्त में व्यवस्था देखने को मिलती है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इनकी और विशेषताओं के बारे में। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसमें जो भू राजस्व वसूल करने का जो तरीका था वो मनमाने तरीके से किया जाता था। यानी कि भू राजस्व का अंग्रेज जो है वो अपने मनमाने तरीके से निर्धारण कर देते थे। जितना उनका मन करता था किसी भी भूमि पर उस तरीके से वो लोग जो हैं वो भू राजस्व निर्धारित कर देते थे। जबकि रैयतवाड़ी हमें बंदोबस्त में देखने को मिलता है कि भू राजस्व निर्धारण की पद्धति इसमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। इसमें भूमि का पूरा आकलन किया जाता था, उसका मापन किया जाता था और फिर उसके आधार पर ही भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। यानी कि इसमें अंग्रेजों की मनमानी नहीं चलती थी। तो हमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त में ये दिखाई देता है। जबकि अगर हम लोग महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बात करें तो इसमें समस्त गांवों को भू राजस्व की इकाई या फिर महाल माना जाता था, इसीलिए इसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया है। यानी कि इसमें पर्टिकुलर एक गांव को एक इकाई मान लिया जाता था और उससे जितना भी भू राजस्व निकलता था वो अंग्रेजों को दिया जाता था, जैसा भी वो लोग निर्धारित करते थे। तो इसमें हमें कुछ इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें स्थायी बंदोबस्त के बारे में, तो स्थायी बंदोबस्त के जितने भी कानून बनाए गए थे उसके मूल कानून में ये प्रावधान किया गया था कि जमींदारों और किसानों के बीच समझौते किए जाएंगे, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया और किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। यानी कि किसानों की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। अंग्रेजों ने तो कानून जितने भी बनाए थे उसमें ये प्रावधान किया था कि जमींदार जो है वो किसानों से समझौते कर लिया करेंगे या फिर किसान जो है वो जमींदारों से समझौते कर लिया करेंगे, लेकिन जमींदारों ने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया और उन्होंने इस कानून को नहीं माना और पूरे तरीके से जो किसान है वो जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए थे। यानी कि जमींदार जो है वो अपनी मनमानी कर रहे थे किसानों के ऊपर। तो हमें इसमें ये देखने को मिलता है। जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में हमें थोड़ी सी सही व्यवस्था देखने को मिलती है। इसमें सैद्धांतिक तौर पर प्रावधान किया गया था कि कुल उपज में से लागत को निकालने के पश्चात जो बचता था उसका आधे से अधिक सरकार नहीं लेगी। यानी कि इसमें सैद्धांतिक तरीके से ये प्रावधान किया गया था कि जितनी भी उपज होती है उसमें से जो भी लागत लगी है उसको निकालने के बाद जो भी बचेगा उसका आधे से ज़्यादा, पहले क्या होता था कि आधे से ज़्यादा सरकार ले लेती थी, लेकिन इसमें पर्टिकुलर प्रावधान किया गया था कि आधे से ज़्यादा सरकार नहीं लेगी। तो ये हमें इसमें देखने को मिलता है। अब महलवाड़ी बंदोबस्त के जितने भी जो प्रावधान है वो हमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह ही देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप लोग जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, जितने भी मैं रैयतवाड़ी में बता रही हूँ वो सारे प्रावधान ही हमें महलवाड़ी बंदोबस्त में भी दिखाई देंगे। तो वो आप लोग आगे इन्हीं से कंपेयर कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे और बात करें स्थायी बंदोबस्त के बारे में, तो इसमें क्या होता था कि निर्धारित भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा सरकार के पास जमींदारों को जमा कराना होता था और ये स्थायी होता था। यानी कि जितना भी भू राजस्व निर्धारित किया गया है उसका 10/11 जो भाग होता था वो
अंग्रेज़ों के पास ज़मींदारों को जमा कराना होता था और इसे स्थायी बना दिया था। यानी कि चाहे कैसा भी मौसम हो, कभी खेती मतलब ऐसा होता था ना, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती थी, तो लेकिन अंग्रेज़ों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने भू राजस्व निर्धारित कर दिया था कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, इतना राजस्व उनको चाहिए है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि इसमें, इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यानी कि इसमें किसी भी तरीके का हमें वो देखने को नहीं मिलता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इसमें भू राजस्व निर्धारित कर दिया गया था, किसानों को उतना देना ही होता था, चाहे उनकी जो फसल है उससे उतना पैदा हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। तो ये हमें इसमें देखने को मिलता है। जबकि अगर हम लोग इसमें बात करें रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 30-40 वर्षों के अंतराल पर भू राजस्व के पुनर्निर्धारण भी किया जाएगा। यानी कि इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि स्थायी नहीं रहेगा, 30-40 वर्षों के बाद उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया करेंगे। तो इसमें हमें ये प्रावधान देखने को मिलता है। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त में एक और हमें प्रावधान देखने को मिलता है कि प्राकृतिक आपदा या फिर कोई भी संकट की सिचुएशन आ रही है, उस टाइम पर भी सरकार जो है वो भू राजस्व वसूल करती थी। यानी कि भू राजस्व में राहत का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। चाहे डिजास्टर आ रहा है, चाहे किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा आ रही है, किसी भी तरीके का संकट आ रहा है, चाहे सूखा पड़ रहा है, चाहे वर्षा हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, अंग्रेजों को राजस्व चाहिए होता था। यानी कि किसानों को किसी भी तरीके की राहत नहीं दी गई थी। तो ऐसा ही हमें इसमें भी देखने को मिलता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। हालांकि इसमें हमें ये दिखाई देता है कि अंग्रेजों ने कानूनी तरीके से तो ये प्रावधान कर दिया था कि प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन हमें व्यवहार में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदा या फिर संकट के समय भी जो अंग्रेज हैं वो राजस्व की वसूली किया करते थे। तो इसमें हमें ये दिखाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं वो इन तीनों व्यवस्थाओं के बारे में देख सकते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में देख सकते हैं, इसे किसने लागू किया। मैंने ये सारी डिटेल्स आप लोगों को बता दी हैं, कौन सी व्यवस्था कौन से एरिया में किसके द्वारा लागू की गई थी, कब लागू की गई थी, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बता दी हैं, तो आप लोग इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये व्यवस्थाएं जो हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा क्यों लागू की गई थी। यानी कि ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से अंग्रेज जो हैं उन्हें ये व्यवस्थाएं लागू करनी पड़ी थी। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में, तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था अंग्रेज़ों ने इसलिए लागू की थी कि स्थिर आय को ध्यान में रखते हुए, ये यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, ये स्थिर आय है तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो है स्थिर आय को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि वो जो है भू राजस्व से उन्हें एक स्थिर जो आय है वो प्राप्त होती रहेगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। कृषि से या फिर अगर हम लोग कहें भू राजस्व से उतने पैसे उन लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। तो अंग्रेजों का पहला उद्देश्य तो ये था, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था लागू की थी। इसके अलावा एक और उनका जो उद्देश्य था कि अंग्रेजों को पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी उस टाइम पर, क्योंकि उन्हें साम्राज्य विस्तार करना था, अपने प्रशासन को वहाँ पर भारत में विस्तार करना था अपने प्रशासन का। इसके अलावा उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। तो ये सारी चीज़ों के लिए अंग्रेजों को जो है वो पैसे की ज़रूरत थी। तो इस वजह से भी उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया जिससे उन्हें भू राजस्व प्राप्त होता रहे और उन्हें धन की प्राप्ति होती रहेगी, वो भी एक स्थिर तरीके से। यानी कि उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़मींदार जो है वो उनको भू राजस्व देते रहेंगे और उन्हें धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो ऐसा वो लोग सोच रहे थे। एक और उनका जो हमें प्रमुख उद्देश्य दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि अंग्रेज ऐसा सोच रहे थे कि भारतीय राज्यों से भारतीय उत्पादों को खरीदना, यानी कि अंग्रेजों ने ये बना लिया था कि अंग्रेजों को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और भारत के जो भी उत्पाद जो भारत में ही बनते हैं वो उनको अपने आप ही मिल जाएंगे, उनको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी अंग्रेजों का एक प्रमुख उद्देश्य था कि उनको जो है वो किसी दूसरे बाजार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय राज्यों से ही जो भी भारतीय उत्पाद हैं वो उनको मिलते रहेंगे आसानी से, उनके ही पैसों से वो लोग जो हैं वो उनके ही उत्पाद खरीदेंगे। तो इस तरीके की नीति जो
है वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। इसके अलावा एक और हमें उनका कारण देखने को मिलता है, वो ये है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने के लिए भारत के एक प्रभावी वर्ग और राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता थी और जमींदार इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने ज़मींदारी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की। यानी कि अगर हम लोग इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो अंग्रेज़ों को भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना था और इसके लिए उन्हें जो है वो भारत के ही किसी ऐसे प्रभावी वर्ग की ज़रूरत थी, ऐसे राजनीतिक सहयोग की ज़रूरत थी जिससे वो आसानी से भारत में अपनी जड़ें जो हैं वो मजबूत कर सके। तो ज़मींदार जो हैं वो इस दृष्टि से उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुए, क्योंकि ज़मींदार जो हैं वो पूरी कृषि व्यवस्था को कंट्रोल किए हुए थे और कृषि जो है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोग कह सकते हैं पहलू देखने को मिलता है। प्रेजेंट टाइम में भी हमें देखने को मिलता है कि कृषि जो है वो भारत की इकोनॉमी में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो उस टाइम पे भी करता था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भारत की कृषि व्यवस्था को ही बर्बाद करने का विचार बनाया। तो ये यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, इनकी वजह से अंग्रेज़ों ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अब हम लोग रैयतवाड़ी या फिर महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग ये वाले जो कारण हैं वो दोनों ही व्यवस्थाओं में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इनकी शुरुआत किस लिए की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त से होने वाले आर्थिक नुकसान को देखते हुए, यानी कि स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी नीतियों में थोड़ा परिवर्तन करने का सोचा। तो इसलिए उन्होंने ये वाली व्यवस्था लागू की। महलवाड़ी बंदोबस्त में आप लोग लिख सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से होने वाले आर्थिक नुकसान को देखते हुए। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करें तो दूसरा जो कारण था वो ये था कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण, यानी कि इस टाइम पर हमें ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा था। तो उसकी वजह से अंग्रेज़ जो है वो भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित करना चाहते थे। यानी कि अंग्रेज़ जो हैं वो भारत को एक कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित करना चाहते थे और यहाँ से वो जो है कच्चे माल को ब्रिटेन हम लोग कहें निर्यात करना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन में जो है हमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा था। तो इसकी वजह से भी अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो है वो ये व्यवस्थाएं लागू करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो भारत की कृषि व्यवस्था को पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाएँ और यहाँ से कच्चे माल को सप्लाई जो है वो ब्रिटेन कर पाएँ। इसी की वजह से हमें जो देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर देते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो ये भी हमें एक प्रमुख कारण देखने को मिलता है जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो इन नीतियों को लागू करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक और वजह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने की, वो ये थी कि ब्रिटेन में उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और उपयोगितावादी विचारधारा जो थी वो जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध थी। तो इस वजह से भी अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करके रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से रैयतवाड़ी या फिर अगर हम लोग कहें महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी और इन कारणों की वजह से हमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू होती हुई दिखाई देती है। बाकी ये पैसों की आवश्यकता, साम्राज्य विस्तार वाली आवश्यकता, वो वाले पॉइंट आप लोग इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और ये चीज़ें आप लोग जो हैं वो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इनका प्रभाव क्या क्या पड़ा, यानी कि ये तीनों व्यवस्थाएं जो अंग्रेज़ों ने लागू की थी उनका प्रभाव क्या क्या हुआ। तो इसका प्रभाव सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों की जो सरकार थी उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेज़ों ने जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इन नीतियों को लागू किया था उनकी उन्हें प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है कि ब्रिटिश सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। उनकी छवि जो है वो एक शोषण वर्ग की बन गई थी और बड़ी संख्या में नागरिक विद्रोह भी हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ दिखाई देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों को भी नुकसान हुआ था। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हुए थे, उन्हें हाँ फ़ायदे हुए थे कि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उन्होंने इन नीतियों को लागू किया था वो उन्हें प्राप्त हो गए थे, लेकिन साथ ही उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ था और भारत में उनकी जो छवि है वो एक शोषक वर्ग की बन गई थी। इस वजह से कई सारे नागरिक विद्रोह भी होने लगे थे। इसके अलावा अगर हम लोग ज़मींदारों पर बात करें कि ज़मींदारों को इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा,
तो प्रारंभ में हमें देखने को मिलता है कि भू राजस्व वसूल करने की जो कठोर शर्तें थीं उसके कारण कई जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हो गई थीं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक ओवरऑल बात करें तो ये वाली जो नीतियां थीं जमींदारी बंदोबस्त वो जमींदारों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित दिखाई देती है, क्योंकि इससे जमींदारों की आय में वृद्धि हो गई थी। यहाँ पर भी आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, ये आय है, जमींदारों की आय में वृद्धि हो गई थी और उनका राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ गया था। यानी कि अब उनकी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी। अब उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है उसमें भी हमें वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। यानी कि ज़मींदार जो है वो अब एक प्रमुख राजनीतिक भूमिका में आ गए थे। तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि ज़मींदारों की स्थिति में काफ़ी सुधार होता है। तो आप लोग जो है वो यहाँ से याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें किसानों के बारे में, तो इन नीतियों का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव जो पड़ा था वो किसानों पर ही पड़ा था, क्योंकि इन नीतियों ने भारतीय कृषि व्यवस्था और जो किसान थे उनको पूरे तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। किसान जो है वो अपनी ही भूमि पर बटाईदार बन गए थे, क्योंकि उनको उनकी ही भूमि पर मालिकाना हक छीन लिए गए थे और उनकी भूमि जो है वो जमींदारों को दे दी गई थी। यानी कि किसान जो है वो अपनी ही भूमि पर अब बटाईदार बन के रह गए थे, वो उसके मालिक नहीं रह गए थे। इसके अलावा अगर हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो जो किसान थे उनको सर्वाधिक नुकसान देखने को मिलता है। उनकी आय में गिरावट आई, इससे किसानों को कर्जे लेने पड़े और अधिकांशतः किसानों का जीवन अभाव में ही बीता। यानी कि अगर हम लोग बात करें इन नीतियों के बाद हमें दिखाई देता है कि किसान जो है वो ज़्यादातर गरीब हो चुके थे, उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे पड़े हुए थे। कभी कभी तो उन्हें जो भू राजस्व वसूल करने के लिए भी उनको कई सारे लोन लेने पड़ते थे, इधर उधर से कर्ज लेना पड़ता था, क्योंकि भू राजस्व की उन्होंने इतनी कठोर नीतियां बना रखी थी। चाहे किसी भी तरीके का संकट आए, किसी भी तरीके की आपदा आ जाए, लेकिन किसान जो है उनको भू राजस्व देना ही होता था। तो इस वजह से हमें दिखाई देता है कि किसान जो है उनको कर्ज लेने पड़ते हैं। इससे हमें दिखाई देता है कि मध्यस्थ यानी कि जो मीडिएटर्स होते थे, ब्रोकर्स जो होते थे, उनकी भूमिका बढ़ती जा रही थी, क्योंकि किसान जो है वो उनसे कर्ज लेते थे। तो इस वजह से जो किसान हुआ करते थे वो उनको भी उन्हें कर्ज देना पड़ता था। तो इस वजह से हमें दिखाई देता है कि किसान जो हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई थी। उनका जीवन जो है वो अब अभाव में ही बीतता हुआ हमें दिखाई देता है। हालांकि अगर हम लोग बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था से थोड़ा बहुत किसानों की स्थिति में सुधार आया, लेकिन से बड़े किसानों की स्थिति में, जो छोटे किसान थे उनकी स्थिति तो हमें वैसी ही दिखाई देखने को मिलती है। यानी कि जो बड़े और मझोले किसान हुआ करते थे उनकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आता है, क्योंकि अब उनको भूमि का मालिक बना दिया गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रैयत हुआ करते थे, यानी कि जो बड़े किसान हुआ करते थे, उनको भूमि का मालिक बना दिया गया था। तो थोड़ा बहुत उनकी स्थिति में सुधार आया था। लेकिन जो छोटे किसान हुआ करते थे उनकी स्थिति अभी भी वैसी ही थी। बड़े किसान जो हैं वो छोटे किसानों का शोषण करने लगे थे और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो मध्यस्थ थे उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि किसान जो है, बहुत सारे किसान बेघर भी हो जाते हैं, उनको कर्ज चुकाते चुकाते अपना घर तक बेचना पड़ता है। इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि जो ज़मींदार हुआ करते थे या फिर जो बड़े किसान हुआ करते थे वो छोटे किसानों का काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि किसान जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इस वजह से उन्हें भू राजस्व की जो दर हुआ करती थी वो सही तरीके से वो उसको पता नहीं लगा पाते थे। और बहुत से लोग जो हैं, जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे या फिर बड़े बड़े किसान हुआ करते थे, वो किसानों से दो दो बार लगान वसूल कर लेते थे, क्योंकि किसान जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से उनको समझ में नहीं आ पाता था। तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा किसानों का शोषण किया जाता है। और इसीलिए हमें दिखाई देता है कि प्रेजेंट टाइम में भी हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारी कृषि व्यवस्था को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया था और किसान जो है वो तभी से पूरे बर्बाद हो चुके थे। उनको बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान देखने को मिला था। तो यहाँ से आप लोग जो हैं वो इन नीतियों को याद रख सकते हैं कि कैसे इन नीतियों ने भारतीय कृषि व्यवस्था को बर्बाद किया। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में, यानी कि अंग्रेजों ने किस तरीके से कृषि को एक व्यवसाय बना दिया और भारत को एक कच्चे माल के स्रोत के रूप में बना दिया था, कच्चे माल का बाजार बना दिया था। वो हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं जो हूँ वो उतने ही जल्दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए। प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है या फिर किसी भी तरीके की कमी लगती है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जो हूँ वो आप लोगों के जो भी बोलेंगे उस तरीके की वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दिया कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।